दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और जो आर्थिक परिदृश्य है उसे देखेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय घटनाक्रम को छोड़कर बाकी जितने भी भाग जो बचे हैं उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि जेन जेड आंदोलन, ठीक है, जेन जेड आंदोलन जो कि नेपाल में हुआ था। और ये आंदोलन और उदय देखें, इसके कारण देखें तो स्थान यह नेपाल में हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रारंभ का कारण क्या है, तो तत्कालीन केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है उसके नेतृत्व वाली सरकार है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध आरोपित करने पर यह विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। इसमें देखें कि प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और मैसेंजर सहित कुल मिलाकर 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया गया था, जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये हम तात्कालिक कारण की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखें तो सरकारी तर्क क्या था कि केपी शर्मा ओली ने कहा था कि यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि क्या है कि इन प्लेटफॉर्मों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के लिए इन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया। जनसंख्या का प्रभाव देखें तो नेपाल की लगभग 3 करोड़ जनसंख्या, इसमें से लगभग 90% जनसंख्या जो है प्रभावित हुई इससे, ये बैन करने से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट पर जो सबसे बड़ी आबादी है जो कि इंटरनेट पर है, एक तो ऑलरेडी 90% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं विभिन्न आयु वर्ग में देखें। और जेन जी जो कि आप जानते हैं कि जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है, जेन जी कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें तो इंटरनेट काफ़ी और प्रचलित है, जिसके कारण क्या हुआ, यह आंदोलन भड़का। जैसे यहाँ देखें जेन जी की परिभाषा भी दी गई है कि 1997 से लेकर के 2012 के बीच जो भी लोग जन्मे हैं वे जेन जी कैटेगरी में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो उम्र वर्ग जो है ये 13 से लेकर 28 वर्ष तक के जितने आयु वर्ग के जो लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, वो सभी क्या है कि इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। इसके बाद क्या हुआ, आंदोलन का विस्तार देखें तो जेन जी जो है बैनर तले शुरू हुआ। यह आंदोलन शीघ्र ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का रूप ले लिया। और जो नेपाल के जो बड़े शहर है, जिसमें से आप देख रहे हैं काठमांडू के बाहर पोखरा, पोखरा, बुटवल, भैरवा, इटाहरी, जनकपुर, भरतपुर, ये सभी जो महत्वपूर्ण शहर हैं नेपाल के, उसमें ये आंदोलन पूरी तरह से फैल गया, ठीक है। आंदोलन की तीव्रता और हिंसा हम देखें कि किस प्रकार से हिंसा फैली, ठीक है। तो विद्रोह का समय देखें कि सोशल मीडिया के विरुद्ध लगे प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुआ। 3 दिन में ही इतना विकराल रूप ले लिया कि इसने ओली सरकार का तख्ता पलट दिया। आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र की सत्ता का बदल जाना ये कितना बड़ा आंदोलन होगा। सैन्य और कर्फ्यू भी लगा, ठीक है। इसके बाद सरकारी घोषणा की गई कि 8 सितंबर को देर रात सोशल मीडिया प्रतिबंध जो है, जो 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया था, उसको क्या किया गया, वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक क्या है कि आंदोलन काफ़ी उग्र रूप धारण कर चुका था। इसके बाद हिंसा देखें तो 8 से 9 सितंबर के विरोध प्रदर्शन में 72 लोग, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, के मारे जाने और सैकड़ों के घायल होने के समाचार हैं, ठीक है। तोड़फोड़ देखें तो काफ़ी तोड़फोड़ भी हुआ और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के आवासों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और काठमांडू के ऐतिहासिक सिख दरबार में भी आग लगा दिया गया, ठीक है। कैदियों के फरार होने देख सकते हैं कि 15,000 कैदी जो है विभिन्न जेलों से फरार हो गए। राजनीतिक परिणाम और नई सरकार के बारे में देख ले तो ओली का त्यागपत्र हुआ, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका त्यागपत्र हुआ। त्यागपत्र के पश्चात अंतरिम प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की गई और नई अंतरिम प्रधानमंत्री जो है देख रहे हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, आप इसे
जरूर नाम याद रखें, सुशीला कार्की, 73 वर्षीय सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सहमति बनाई गई और 12 सितंबर 2025 को रामचंद्र पौडेल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली गई। तो ये देखा हम लोगों ने, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और आगे की घोषणा में देखें तो आप देख सकते हैं कि देश में संसद भंग करके आपातकाल घोषित कर दिया गया। नए चुनाव जो है वो मार्च 2026 को कराने की घोषणा की गई है। अंतरिम मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के ने 15 सितंबर को 3 मंत्रियों को और तथा 22 सितंबर को 5 और मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। जेन जी यानी कि जेन जेड का कोई प्रतिनिधि फिलहाल अंतरिम सरकार में शामिल नहीं है। ठीक है, आंदोलन के पश्चात की स्थिति हम देखें तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार ने जेन जी आंदोलन में जितने भी लोग मारे गए थे उनके सम्मान में जो है 17 सितंबर को यह राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। मुआवजा की बात करें तो जितने भी लोग मारे गए हैं इस आंदोलन में उनके लिए 15-15 लाख रुपए जो है नेपाली रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव देखें तो एक सप्ताह तक चले इस आंदोलन ने नेपाली अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है, जिसके कारण अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस वर्ष जीडीपी में वृद्धि 1% से भी कम रहेगी और काफ़ी चिंताजनक बात है नेपाल के लिए। निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव कराने के लिए के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त वित्तीय बोझ अर्थव्यवस्था को वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जेन जी आंदोलन जो चला नेपाल में वो नेपाल के लिए काफ़ी दुखद था और एक हम देखें वैश्विक स्तर पर ये काफ़ी बड़ा राजनीतिक घटना के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, इनकी भारत यात्रा। ठीक है, नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम यात्रा का विवरण देखें तो यात्री नवीन चंद्र राम गुलाम अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। ठीक है, और ये देखें कि अवधि देखें कि यह 9 से 16 सितंबर तक जो है 16 सितंबर तक 2025 तक जो है ये चली। पृष्ठभूमि की बात कर ले तो यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मार्च 2025 में मॉरिशस की यात्रा की थी। राम गुलाम पिछली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ की बात करें तो शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। ठीक है, और इनका प्रमुख प्राप्त देख ले तो कहाँ से पोर्ट लुइस जो वहाँ की राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, वहाँ से सीधे मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे थे। वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब कुछ बातें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देखते चले। ठीक है, 10 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इनका जो है भव्य स्वागत किया। उन्होंने उसी शाम जो है दशाश्वमेध घाट पर सपत्नी मैंने पत्नी सहित जो है गंगा आरती में भाग उन्होंने लिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी रात्रि भोज में मेजबानी भी की। तो इस प्रकार से उन्होंने अयोध्या यात्रा भी की। वाराणसी में 3 दिन के प्रवास के पश्चात 12 सितंबर को वो जो है अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आगवानी की। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने उत्तराखंड की उन्होंने यात्रा की। ठीक है, तिरुपति, दिल्ली, इन सभी की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उपराष्ट्रपति जो नव निर्वाचित जो अभी उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी से, जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था, जिसमें व्यापार आर्थिक सहयोग से जन संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदु और सहयोग को देखें, ये इंपॉर्टेंट है। मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदु और सहयोग क्या हुए। तो देखिए, द्विपक्षीय वार्ता 11 सितंबर वाराणसी में संपन्न हुई और आपसी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया गया। ठीक है, आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरिशस के लिए $680 मिलियन से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए
सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कोई सहायता नहीं बल्कि क्या है कि उन्होंने निवेश बताया इसे, ठीक है। भारत ने इस वित्तीय वर्ष में मॉरिशस के लिए $25 मिलियन की बजटीय सहायता की भी घोषणा की, ठीक है। विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान की बात कर ली जाए तो पैकेज में $215 मिलियन 4 परियोजनाओं के विकास अनुदान पर, माने ये आधार पर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 परियोजना क्या क्या है, तो सर शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, पशु चिकित्सा विद्यालय व पशु अस्पताल का निर्माण, और इसमें क्या है कि अस्पताल में हेलीकॉप्टरों का प्रावधान। तो ये सभी इन पर खर्च किए जाएंगे। ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजना, तो ये $440 मिलियन की लागत वाली चार अन्य परियोजना ग्रांट कम लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जिनमें रिंग रोड व मोटरवे का निर्माण तथा बंदरगाह व हवाई अड्डे के कुछ कार्यों को पूरा कराना शामिल है, ठीक है। चागोस द्वीप समूह के बारे में भी बात की गई, और प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के साथ चागोस द्वीप समूह, ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए कि चागोस द्वीप समूह जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस को सौंपा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चागोस द्वीप समूह समझौते के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बधाई दी और इसे मॉरिशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत बताया, ठीक है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने इस द्वीप समूह पर मॉरिशस का झंडा फहराए जाने के लिए भारत के जहाज को प्राथमिकता देने की घोषणा की, ठीक है। रक्षा और सहयोग की बात की जाए, ठीक है, रक्षा और सहयोग की बात की जाए, सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रमुख क्या है कि मॉरिशस के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ की सुरक्षा व समुद्री सुरक्षा के लिए जल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान व मॉरिशस समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच समझौते की बात की गई। अगले 5 वर्षों में दोनों देश संयुक्त सर्वेक्षण, नेविगेशन चार्ट व जल सर्वेक्षण पर मिलकर काम करेगी, ठीक है। अन्य सहयोग क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो लघु परियोजनाओं का विकास, अंतरिक्ष विज्ञान तथा कार्मिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में भी जो है सहयोग रहेगा। इसके बाद शैक्षणिक सहयोग पर भी बात हुई। IIT मद्रास तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने भी मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद है सौर ऊर्जा परियोजना में क्या है, देख रहे हैं कि मॉरिशस में 17.5 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है स्थापित करने की दिशा में समझौते के लिए NTPC लिमिटेड की टीम मॉरिशस जाएंगी। इसके बाद है कि भारत की नीति में मॉरिशस का स्थान देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस को भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी प्रथम नीति तथा विजन महासागर, ठीक है, का महत्वपूर्ण स्तंभ जो है बताया है मॉरिशस को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस को भारत के लिए निवेश का प्रमुख स्रोत बताते हुए कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम महासागर विजन व ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में मॉरिशस का विशेष स्थान है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मॉरिशस नवीन चंद्र राम गुलाम जी की मॉरिशस यात्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे देखते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा, ठीक है। ये लॉरेंस वोंग, ठीक है, अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ जो है भारत की आधिकारिक यात्रा उन्होंने की। ये 2 से 4 सितंबर के बीच उन्होंने यात्रा की और देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की यह पहली ही यात्रा थी, ठीक है। राजनयिक संबंध की बात करें तो यह यात्रा ऐसे समय में संपन्न हुई जब भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंध की 60 वर्ष जो है वो 60 वर्ष पूरे हुए हैं। पिछले संदर्भ की बात कर ली जाए तो उनकी क्या है कि उनकी इस यात्रा से पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2024 में सिंगापुर की यात्रा की थी, जब दोनों देशों के आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदार, ठीक है, का दर्जा दिया गया था। मुख्य कार्यक्रम और भेंट वार्ता की बात कर ली जाए तो हम देखें आगमन, मेहमान प्रधानमंत्री वोंग 2 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे, ठीक है, जहां उनकी आगवानी जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने की, ठीक है। निर्मला सीतारमण से उन्होंने भेंट की। राजघाट पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया।
देखिए जो औपचारिक चीज़ें हैं वो आपको पता ही होंगी, जैसे कि नवीन चंद्र राम गुलाम भी आए तो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि में पुष्पांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति से उन्होंने भेंट की। तो ये सभी जो औपचारिकता है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, तो इस प्रकार की जो औपचारिक चीज़ें हैं वो की जाती है। इसके बाद जो है द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। इससे पूर्व जो है एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है। राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात हुई और सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं तो दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदार तक बढ़ाने के लिए सितंबर 2024 के समझौते को याद किया और इस पर आगे बढ़ते हुए एक दूरदर्शी व ठोस रोड मैप जो है अपनाने पर सहमति व्यक्त की। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को देखें, आप देख सकते हैं रोड मैप में आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, सतत विकास, परिवहन संपर्क सुविधा, स्वास्थ्य सेवा और दवा, लोगों के बीच और सांस्कृतिक आदान प्रदान, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, ठीक है। नए और उन्नत क्षेत्रों को देखें तो परमाणु ऊर्जा पर बातचीत हुई, ठीक है। दोनों देशों जो है वो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्नत विनिर्माण और ग्रीन शिपिंग के विषय में भी बातचीत हुई। डिजिटल टेक सहयोग पर बात हुआ, जिसमें कि एआई, क्वांटम और अन्य डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा, इस पर बातचीत हुई। अंतरिक्ष सहयोग की बात हुई, ठीक है। रक्षा और कनेक्टिविटी की बात हुई। मलक्का स्ट्रीट गश्त, सिंगापुर ने साझेदारी को और गहरा करते हुए अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने के लिए मलक्का स्ट्रीट में भारत की तरफ से गश्त करने की रणनीति का समर्थन किया। इसके बाद है कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर न्याहावा सेवा बंदरगाह मुंबई में है, उस पर निर्मित एक कंटेनर टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी, ठीक है, पीएसए ने इस परियोजना में $1 अरब से अधिक का निवेश किया है। तो काफ़ी बड़ी बात है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो है न्याहावा सेवा बंदरगाह में जो कंटेनर का निर्माण हुआ है उसमें जो है किस देश का सहयोग रहा है, निवेश रहा है। नेताओं का वक्तव्य भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या वक्तव्य है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो संबंधों को मजबूत करने के लिए बोली जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तय किया गया कि रोड मैप दोनों देशों के बीच साझेदारी को सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि वास्तविकता में रणनीतिक बनाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर के रिश्ते केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं हैं बल्कि आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित है, ठीक है। प्रधानमंत्री वोंग का कथन भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में भारत सिंगापुर संबंध और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे ठोस परिणामों और कार्यवाही पर आधारित साझेदारी चाहते हैं। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति में सिंगापुर को निरंतर विश्वास को दोहराया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी जो बातचीत हुई उसमें कुछ अपने वक्तव्य दिए। तो राष्ट्रपति ने सिंगापुर को भारत के लिए निवेश का प्रमुख स्रोत बताया, ठीक है, और दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत सिंगापुर संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निवेश के अगर मामले में देखा जाए तो सिंगापुर जो है वो अग्रणी देशों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कि भारत का फिलिस्तीन मामले में द्विराष्ट्र समाधान के पक्ष में मतदान। तो अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि भारत इस प्रकार के मुद्दों में हमेशा खुद को तटस्थ रखता था, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस तरह का स्टैंड भारत ने लिया ये काफ़ी ऐतिहासिक होगा। तो क्या है कि द्विराज्य समाधान के पक्ष में मतदान किया भारत ने। तो इसे देख लेते हैं। तो मतदान की तिथि देखिए तो 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये है प्रस्ताव का शीर्षक देखें तो क्या है शीर्षक, एंडोर्समेंट ऑफ द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट्स सॉल्यूशन, ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता की बात कर लें तो ये आप याद रखिएगा कि इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस।
फ्रांस इस प्रस्ताव को पेश किया और मतदान परिणाम देखें तो महासभा द्वारा यह प्रस्ताव, ठीक है, 142 और 10, ये 142 पक्ष में मतदान हुआ और 10 जो है इसके विपक्ष में मतदान हुआ। ठीक है, तो भारत का रुख देखें तो भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। खाड़ी के सभी अरब देशों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ठीक है, इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विरोध में मतदान हुआ तो जो विरोध में 10 देश हैं, 10, तो उन देशों का आप देख सकते हैं, इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, टोंगा, ये सभी देश हैं जो जिन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ में मतदान किया। और जबकि 12 देश ऐसे हैं जो इससे अनुपस्थित रहे, मतदान से अनुपस्थित रहे। ठीक है, आगे देखें प्रस्ताव की प्रमुख मांगों को देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 17 सदस्यों द्वारा जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित इस घोषणा पत्र, ठीक है, जिसका प्रस्ताव में समर्थन किया गया, में निम्नलिखित प्रमुख मांगे शामिल थी। तो मांगे कौन सी थी आपको जानना चाहिए। प्रमुख मांगे क्या थी? तो मांगे ये थी कि इजरायली नेतृत्व से द्विराज्य समाधान के प्रति स्पष्टता व्यक्त करने का आह्वान किया गया, कि स्पष्ट मामले को किया जाए। उसके बाद है कि इजराइल से फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा और उकसावे को तुरंत समाप्त करने की मांग की गई। ठीक है, सबसे पहला क्या किया गया, द्विराज्य समाधान के प्रति जो स्पष्टता जो है व्यक्त की जाए और जो फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा चल रही है, उकसावा चल रहा है, इसको तुरंत जो है समाप्त किया जाए। इसके बाद है कि पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों के सभी प्रकार की बस्तियों, भूमि अधिग्रहण और अधिग्रहण गतिविधियों को तुरंत रोकने तथा हिंसा को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया। ठीक है, भारत के रुख का बदलता संकेत, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही बात किया था कि गाजा के मामले में भारत के इस मतदान ने उससे पहले के रुख में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। ठीक है, तो ज्ञातव्य है कि हाल ही के वर्षों में मोदी सरकार इजराइल हमास संघर्ष में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्तावों का समर्थन करने से बचती रही है अभी तक। अब भारत ने पिछले 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में 4 बार गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों से खुद को अलग रखा है। ठीक है, अलग रखा है। इजराइल की आलोचना की गई महासभा द्वारा। 12 सितंबर को पारित इस प्रस्ताव की इजराइल ने कड़ी आलोचना की। देखिए, इजराइल की बात की जा रही है, इजराइल ने जो आलोचना की इस प्रस्ताव का, तो उसे देखें तो कड़ी आलोचना की। तो आलोचना किस प्रकार का था? तो इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि महासभा वास्तविकता से दूर एक राजनीतिक सर्कस है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा तंज है जो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए दिया। इसके बाद है कि उन्होंने यह भी आलोचना की कि इस प्रस्ताव द्वारा समर्थित जो घोषणा पत्र के दर्जनों खंड में हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में एक बार भी उल्लिखित नहीं किया गया। मतलब इजराइल का यह तर्क था कि चूँकि हमास को इजराइल आतंकवादी संगठन मानती है और कई देश भी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो इनका कहना है कि इस घोषणा पत्र में, दर्जनों खंड के घोषणा पत्र, इसमें कहीं भी हमास को दोषी नहीं ठहराया गया। ठीक है, तो इजराइल का यह तर्क था, उसकी आलोचना थी। वैश्विक संदर्भों को देखें तो सितंबर 2025 में फ्रांस, यूके, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया सहित 11 और देशों ने फिलिस्तीन को पृथक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की थी। इससे फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करने वाले देशों की कुल संख्या जो बढ़कर 157 हो। ये संख्या आप याद रखेंगे कि 157 देश इजराइल को, माफ़ कीजिए, फिलिस्तीन को एक पृथक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, फिलिस्तीन को एक पृथक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करती है। कितने देश? तो 157 देश। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान करने की नीति में आए इस बदलाव को आमतौर पर गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल पर दबाव डालने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इन देशों के नेताओं ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का एकमात्र जो है स्रोत है, एकमात्र यही कारण है जिससे चीज़ें जो है वैश्विक शांति के लिए ये सही हो सकती है। ऐसा कई देशों के नेताओं ने ऐसा माना। इसी प्रश्न का जो है अगला टॉपिक के रूप में दिया गया है कि फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई और मान्यता प्रदान करने वाले देशों की संख्या में वृद्धि की। अभी हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है,
कि ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद ने 15 नवंबर 1988 को फिलिस्तीन को एक राष्ट्र घोषित किया था। याद रखेंगे, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद 15 नवंबर 1988 एक राष्ट्र घोषित किया था। चीन, रूस, भारत और अधिकांश जो है, देखिए चीन, रूस, भारत और अधिकांश ग्लोबल साउथ देशों ने उसी वर्ष इसे मान्यता प्रदान कर दी। 1988 के अंत तक, ठीक है, 1988 के अंत तक 78 देशों ने, ठीक है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। 2024 में प्रगति देखें तो पिछले वर्ष 2024 में देखें तो स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, जमैका, बारबाडोस सहित 9 राष्ट्रों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, जिससे मान्यता देने वाले देशों की संख्या बढ़कर 146 हो गई थी। अभी जो संख्या बढ़ी है 11 देश, तो इसमें 146 प्लस 11 जोड़िएगा तो 157 कुल देशों की संख्या हो जाएगी, जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में समर्थन देती है, राष्ट्र के रूप में संबोधित करती है। ठीक है, सितंबर, वही यहाँ पर कहा गया है कि 11 देशों, अन्य देशों ने फिलिस्तीन को एक पृथक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। तो मान्यता देने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। फ्रांस, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन देश। तो एक तो फ्रांस, यूके, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैक्सिको इसमें शामिल। इसके अलावा देखें मोनाको, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा और सैन मरीनो, इन देशों ने सितंबर, अभी हाल ही की घटना है, इन देशों ने क्या है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल संख्या जो है 157 हो गई, जैसा कि हम लोगों ने कहा ही, और समझ सकते हैं कि कुल सदस्य जो है 193 है। तो यानी कि 81% देश जो है फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। और चूँकि क्या है, आप समझ रहे हैं कि अमेरिका का वीटो पावर है, तो उसमें अमेरिका इसके अगेंस्ट में है, तो इस तरह से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन बना हुआ है। अपूर्ण मान्यता की बात की जाए, देखिए कुछ राष्ट्रों ने अपूर्ण मान्यता भी दी है। बेल्जियम ने भी मान्यता प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन कहा है कि यह कानूनी रूप से तभी प्रभावी होगा जब हमास को हटा दिया जाएगा। ठीक है, हमास को हटाने के बाद जो है वो स्वीकार कर लेगा कि फिलिस्तीन भी एक राष्ट्र है। बेल्जियम की बात हो रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का कारण देखें और प्रतिक्रिया भी आई है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अमेरिका और इजराइल, ठीक है, अमेरिका और इजराइल प्रबल विरोध के बावजूद गाजा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता लाने के लिए क्षेत्र में द्विराष्ट्र समाधान को स्वीकार करते हुए मान्यता देने वाले राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि जारी है। ठीक है, समझ सकते हैं। इसके बाद है इजराइल पर दबाव। पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान करने की नीति में आए ताज़ा बदलाव जो है आमतौर पर गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल पर दबाव डालने का एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। कुछ नेताओं का वक्तव्य है, आप देख सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने क्या कहा, ठीक है, एकमात्र साधन बताया तभी इजराइल शांत रह पाएगा। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कहा कि द्विराष्ट्र समाधान जो है शांति का एकमात्र रास्ता है। पुर्तगाल के विदेश मंत्री जो है पाउलो रेंजेल ने भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करना ही क्षेत्र में अस्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। तो यानी कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने क्या कहा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत ही है जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन में शांति बन पाएगी। ठीक है, और वैश्विक शांति भी इसी आधार पर होगा। इजराइल की प्रतिक्रिया देखें तो इजराइल ने दावा किया कि फ्रांस, कनाडा व ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान करने से इससे क्या होगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये हालांकि इजराइल जो है ज़्यादातर हमास को ही टारगेट करता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि चूँकि हमास फिलिस्तीन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो अगर फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दीजिएगा तो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हमास को ही बढ़ावा मिलेगा, जो क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट घोषणा की फिलिस्तीन कभी भी राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है, भारत का रुख देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 सितंबर 2025 को जब यह प्रस्ताव पेश हुआ तो मतदान भारत ने किया।
और द्विराज्य पद्धति जो द्विराज्य सिद्धांत है इसके पक्ष में जो है समर्थन किया। ठीक है, और हम लोगों ने अभी पढ़ा इस सब के बारे में। ठीक है, मांगे क्या क्या है, ऐतिहासिक बदलाव क्या होंगे। तो यह मतदान जो है गाजा के मामले में भारत के पहले के रुख में बदलाव के संकेत है। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया है कि भारत ने हाल ही के वर्षों में युद्ध विराम की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को समर्थन करने से 4 बार खुद को अलग रखा था, लेकिन अभी क्या है, उन्होंने समर्थन दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फ़िलिस्तीन के बारे में पढ़ा, इजराइल के बारे में पढ़ा कि फ़िलिस्तीन को किस प्रकार से अलग राष्ट्र के रूप में 11 देशों ने मान्यता प्रदान की। फिर हम लोगों ने जो द्विराज्य सिद्धांत जो है, द्विराज्य के प्रस्ताव को लाया गया, उसके समर्थन करने वाले और इसका जो विरोध करने वाले हैं उन देशों के वक्तव्यों को पढ़ा, सुना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि नासा का परजीवेरेंस रोवर, ठीक है, और यह मंगल पर जीवन के संकेत के विषय में है। परिचय देख ले तो परजीवेरेंस रोवर जो है वो नासा का एक मिशन है। ठीक है, प्रक्षेपण देखे, रोवर को मंगल ग्रह पर जीवन के खोज के लिए जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया था, जैसा आप जानते भी होंगे। खोज का स्थान देखे और बायो सिग्नेचर। ठीक है, तो खोज का स्थान रोवर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर कार्यरत है और वहाँ से जीवन के कुछ और संकेत जो है प्रेषित किए गए हैं। हालांकि अभी एक अनुमान है, संभावना है कि वहाँ पर जीवन हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसी संभावना अगर व्यक्त की जा रही है तो कहीं इसके ठोस प्रमाण जरूर होंगे। ब्राइट एंजल फॉर्मेशन, ठीक है, तो परजीवेरेंस रोवर ने जेजेरो क्रेटर के ब्राइट एंजल फॉर्मेशन क्षेत्र में रासायनिक खनिज संकेत जो है वो दर्ज किए हैं। चट्टानों का निर्माण देखें, चट्टानों का निर्माण तो ब्राइट एंजल फॉर्मेशन महीन चट्टानों से भरा एक क्षेत्र है। यह चट्टान अरबों वर्ष पूर्व जो है बहते पानी से बनी थी। बायोसिग्नेचर की पहचान तो वैज्ञानिक इन रासायनिक खनिज संकेतों को बायोसिग्नेचर मान रहे हैं। ठीक है, बायोसिग्नेचर मान रहे हैं। बायोसिग्नेचर उन भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक संकेतों को कहते हैं जो यह दर्शाता है कि किसी भी ग्रह पर जीवन की गतिविधि संभव है या गतिविधि हुई है या नहीं हुई है। खोज के महत्व को देखें तो वैज्ञानिक के अनुसार यद्यपि यह संकेत जीवन के पक्के सबूत नहीं है, लेकिन यदि यह साक्ष्य सूक्ष्मजीवों से जुड़ा हुआ निकला तो ये इतिहास की बड़ी खोजों में से एक साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी वैज्ञानिकों द्वारा इसके पक्के सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन खोजा जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। यह खोज हमें 2 महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने में मदद कर सकती है। पहला कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, तो इन 2 काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी लेने में मदद कर सकती है। अब आगे बढ़ते हम लोग कि थाईलैंड में संवैधानिक संकट जो है अभी बरकरार है और प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी हुई, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था पिछले अंक में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो है पेंटा गर्टान सिनावात्रा, इनका निलंबन हुआ था। और निलंबन का जो आधार है वो जो बताया गया है इसमें कि देखिए, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटा गर्टान सिनावात्रा ने से 16 अगस्त 2024 में पद को संभाला था और बर्खास्त कर दिया गया। और आपने सुना होगा कि ये जो है अस्थायी निलंबन किया गया है यहाँ पर। तो दोष क्या है, तो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, उसका दोषी करार दिया गया। ठीक है, संवैधानिक अदालत के फैसले का कारण देखिए विवादित फोन वार्ता। अब देख रहे हैं कंबोडिया के जो नेता है हुन सेन, ठीक है, कंबोडिया के नेता हुन सेन, उनके साथ जो उनकी बातचीत हुई और बातचीत में आपने सुना होगा कि उन्होंने अंकल कहा, ये यहाँ पर दिया भी है कि अंकल कहकर संबोधित किया कंबोडियाई जो नेता है। ठीक है, और चूंकि तनाव है दोनों देशों के बीच, तो इस पर विचार करने को कहा। उन्होंने सेना की एक वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना भी की, जिसके बाद उन पर राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करने का आरोप लगा। समझ सकते हैं कि क्या है। इसके बाद है कि अंतिम निर्णय देखें तो संवैधानिक अदालत ने 29 अगस्त 2025 को 6-3 के बहुमत से यह अंतिम निर्णय सुनाया है। फैसले में यह कहा गया कि पेंटो गर्तान ने निजी रिश्तों को वरीयता दी, जिससे राष्ट्रीय हित व थाईलैंड की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। ठीक है,
और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है, फुमधान बेचायाचाई ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। इसके बाद है कि नए प्रधानमंत्री का चयन, तो प्रतिनिधि सभा ने 5 सितंबर 2025 को भूमजय थाई पार्टी, ये पार्टी है, और अनुतिन चारनविराकुल, ठीक है, इनको जो है प्रधानमंत्री चुना है। ये याद रखिएगा, अनुतिन चारनविराकुल ये नए प्रधानमंत्री बने हैं इनके पेंटो गर्तान के निलंबन के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि राजा महावजीरा लोंगकॉर्न के अनुमोदन के पश्चात 58 वर्षीय चारनविराकुल ने 7 सितंबर 2025 से नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी बिंदुओं को देखा, और आशा है कि ये जो है आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा। और मेरा अपना ये मानना है कि एक बार आप प्रतियोगिता दर्पण जो है वो अवश्य पढ़ें। पढ़ने के पश्चात आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको रिवीजन के लिए आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला आर्थिक समाचार में क्या दिया गया है कि मॉर्गन स्टैनली व फिंच रेटिंग, ठीक है, बहुराष्ट्रीय निवेश व वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि का पूर्वानुमान है वो जो है 6.2% से बढ़ा करके 6.7% जो है किया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? मॉर्गन स्टैनली। आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी में प्रस्तावित कटौती के कारण घरेलू मांग में वृद्धि, ठीक है, से होगी। यह वृद्धि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के कारण निर्यात में आई गिरावट की भरपाई कर देगा, ठीक है। एजेंसी की रिपोर्ट देखें तो आगामी त्योहारी मौसम और ग्रामीण मांगों में मजबूत रुझान भी घरेलू मांग को बढ़ावा देंगे। विभिन्न वित्तीय एजेंसियां देखें तो फिंच रेटिंग सहित ने सितंबर 2025 में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमान में वृद्धि की है, यह देखते हुए कि अप्रैल से जून 2025 की जो पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि जो है 7 से 8% के उच्च स्तर पर रही थी, ठीक है। आगे देखें, आगे है कि भारत व यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन जो है उन देशों के बीच व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये क्या है? तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, इसके सदस्य देश है। कौन कौन देश है? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सभी देश हैं। तो क्या हुआ, इनके बीच व्यापार जो है वो एक व्यापारिक समझौते जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया, ठीक है। तो निवेश प्रतिबद्धता को देखें तो समझौते के तहत भारत को इप्टा से 15 वर्ष में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। इसमें से 10 वर्ष में $50 अरब और अगले 5 वर्ष में शेष $50 अरब का निवेश होगा, ठीक है। रोजगार सृजन की बात कर ली जाए तो 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार जो है इससे पैदा होंगे भारत में, ठीक है। और कानूनी प्रावधान है, यह भारत का पहला व्यापार समझौता है जिसमें क्या है, व्यापार एवं सतत विकास पर कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसे देखें। अब है कि बाजार पहुंच देख ले तो समझौते के बदले में भारत ने इफ्टा देशों से आने वाले कई उत्पाद जैसे कि स्विस घड़ियां हैं, चॉकलेट है और तरासे व पॉलिश किए हुए हीरे हैं, ठीक है, के लिए अपने बाजार जो है वो खोल दिए, जिस पर कम या शून्य शुल्क जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इफ्टा देशों का भारत के साथ व्यापार समझौता। आगे बढ़ते हैं और जो काफ़ी ऐतिहासिक ये न्यूज़ है, इसमें क्या है कि जीएसटी संरचना में देखें, जीएसटी संरचना में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में। आप याद रखेंगे कि 56वीं बैठक हुई। इसके बाद क्या है कि स्लैब में कटौती की गई, स्लैब में कटौती की गई। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की आम सहमति से जीएसटी में 4 स्लैब जो है 5
5%, 12%, 18% व 28% के स्थान पर, जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले ये जो है स्लैब हुआ करते थे 5%, ठीक है, 12%, 18% व 28%, ये 4 स्लैब हुआ करते थे। तो ये 4 स्लैब के स्थान पर मात्र 2 स्लैब जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। तो लागू तिथि क्या है, तो ये 22 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई है। प्रमुख दर परिवर्तन देखें तो देखिए, पूर्णतः कर मुक्त 0% में भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जो लगने वाला 18% जो GST लगता था, उसे क्या कर दिया गया, 0% कर दिया गया। फिर जीवन रक्षक दवाओं पर GST 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। और देखिए, रोटी व पराठे पर भी कोई GST नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं कि 0% जो है, यानी कि GST कर मुक्त जो है, कौन कौन सी चीज़ें हुई है, तो एक तो लाइफ, ये जीवन बीमा पॉलिसियाँ हुई है, जीवन रक्षक दवाएं हुई है, ठीक है, और रोटी और पराठे पर भी कोई किसी प्रकार का GST नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। 5% स्लैब में भी देखें तो 5% स्लैब में भी आम इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे कि बटर, घी, चीज़, पैक्ड नमकीन, बच्चों की नैपकिन, सिलाई मशीनें, ये पहले 12% में हुआ करती थी, उसे कितना प्रतिशत किया गया है, 5% स्लैब में कर दिया गया। और हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप्स, थर्मामीटर्स पहले 18% में हुआ करती थी, अब 5% स्लैब में इसे रखा गया है। 18% स्लैब में अनेक वस्तु जिस पर पहले 28% GST था, उसे 18% स्लैब में रखा गया, जैसे कि 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, 32 इंच से बड़ी टीवी, वॉशिंग मशीनें, बस, ट्रक, एम्बुलेंस को 18% स्लैब में रखा गया है, ठीक है। और एक जो है 40% स्लैब भी है इसमें। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जो महंगी वस्तुएं हैं उसे 40% स्लैब में रखा गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 350 सीसी से कम क्षमता वाली, तो 350 सीसी से जो अधिक वाली जो गाड़ियाँ हैं, क्षमता वाली गाड़ियाँ हैं, उस पर, या कई जो बड़ी चीज़ें, जो लेविश चीज़ें हैं, जो आम जनजीवन में जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, जो जिसका इस्तेमाल बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग मीन्स जो अधिक पैसे वाले वो लोग करते हैं, तो उस पर 40% GST लगाया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक प्रभाव देखें तो क्या होगा कि 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती होंगी, ऐसा दावा है सरकार का, और 85,000 करोड़ की क्षति का अनुमान है। हालांकि घरेलू खपत में 1,98,000 करोड़ की वृद्धि की भी उम्मीद है। तो इस प्रकार से है। तो प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी भी हुई, तो मतलब उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, कारोबार सुगम होगा, ये सब कुछ बातें हैं, और नौकरी को बल मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेमीकॉन इंडिया 2025 आयोजन कहाँ हुआ, इसका नई दिल्ली में यशोभूमि में इसका आयोजन हुआ, ठीक है, 2 से 4 सितंबर के बीच। और इसका थीम क्या है कि अगली सेमीकंडक्टर, ठीक है, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, ठीक है, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ठीक है। ये क्या है, ये थीम है सेमीकॉन इंडिया जो कार्यक्रम हुआ यशोभूमि में, उसका थीम है। उद्देश्य क्या है, तो सेमीकंडक्टर उत्पादन में महाशक्ति बनाना। आप तो जानते ही है कि सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। विक्रम, देखिए ये याद रखिएगा, विक्रम 3201 चिप उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव ने भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम, देखिए माइक्रो प्रोसेसर चिप है विक्रम 3201, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। यह चिप क्या करेगा, यह चिप इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इसका नाम विक्रम 3201 रखा है। तो याद रखिएगा ये क्या है, विक्रम 3201 चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यह चिप कहाँ यूज होता है, तो कार, फ्रिज, टीवी, हेल्थ केयर, डिफेंस और स्पेस में इस्तेमाल होने वाली चिप है। प्रधानमंत्री कथन है कि प्रधानमंत्री 21वीं सदी की असली ताकत जो है सेमीकंडक्टर में ही निहित है, और ये चिप डिजिटल हीरे हैं, ठीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही भारत
चिप का कॉमर्शियल निर्माण करने लगेगा और कुछ वर्षों में इसका निर्यातक भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है कि बैराबी सरांग रेल लाइन जो है वो कनेक्टिविटी हुई है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बैराबी सरांग रेल लाइन, तो ये ऐतिहासिक दिन था नॉर्थ ईस्ट के लिए, मिजोरम राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, मिजोरम के लिए, जब बैराबी सरांग ब्रॉड गेज रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और साथ ही मिजोरम राज्य जो है पूरे देश के साथ रेल नेटवर्क से जुड़ गया। तो याद रख सकते हैं कि बैराबी सरांग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मिजोरम में। विवरण में हम लोग देखें कि क्या है कि 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो राजधानी आइजोल के निकट सरांग को बराबी से जोड़ती है। लागत देखें तो 8,070 करोड़ इसकी लागत आई है। और इंजीनियरिंग की विशेषताओं में देखें तो इस लाइन में 45 सुरंगें होंगी, 55 बड़े पुल होंगे और विश्व का सबसे ऊंचा 114 मीटर ऊंचाई वाला पियर पुल भी जो है इसमें शामिल होगा, जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है कि कुतुब मीनार से भी अधिक होगी। आगे बढ़ते हैं कि उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया 13 सितंबर को आइजोल के लेंगपुई एयरपोर्ट से ही वर्चुअल तरीके से उसका उद्घाटन किया। कनेक्टिविटी, इससे क्या होगा कि मिजोरम की दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता के साथ सीधे सीधे रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं H-1B वीज़ा। ठीक है, तो क्या किया गया, ये अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया और जिसके तहत क्या किया गया, जिसके तहत ये जो वीज़ा है H-1B वीज़ा, इसके लिए $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष शुल्क जो है वो आरोपित किया है। ठीक है, और यह कब से लागू हो जाएगा, तो 21 सितंबर के रात्रि से ही यह लागू हो जाएगा। पुराना शुल्क देखें तो पहले H-1B वीज़ा जो है वो औसतन 5-6 लाख रुपया शुल्क दे करके हो जाता था, जिसकी नवीकरण या रिन्यूअल के लिए 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष के बाद होता था। आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़ाया है, $1 लाख कर दिया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 88 लाख जो है वो भी प्रति वर्ष भुगतान करना है। तो काफ़ी महंगा हो गया है अमेरिका जाना। आगे देखते हैं यहाँ पर कि वित्तीय प्रभाव देखें तो नए शुल्क के कारण क्या होगा कि अमेरिकी कंपनियों को 6 वर्ष के लिए लगभग $6 लाख खर्च करने होंगे। सबसे अधिक प्रभावित कौन होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इन वीज़ा से जो भारतीय IT पेशेवर हैं उन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष आवंटित किए जाने वाले H-1B वीज़ा प्राप्त करने वाले में 71% जो है वो इंडियन प्रोफेशनल्स ही होते हैं। ठीक है, ट्रंप का क्या तर्क है, उनका अपना तर्क है कि वो बोल रहे हैं कि H-1B वीज़ा जो है उसका दुरुपयोग करके अमेरिकी श्रमिक की जगह कम वेतन वाले और कम कुशल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए किया गया है और इसका दुरुपयोग राष्ट्र के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अमेरिका किस प्रकार से H-1B वीज़ा जो है वो महंगा कर दिया है। आगे देखते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल प्राधिकरण से खनन अन्वेषण समझौता। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्स में। भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड, ठीक है, भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ 15 वर्ष का अनुबंध जो है उस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, PMS का महत्व देखें तो ये क्या है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड से में जो है क्या है, तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुएं जो है वो उच्च सांद्रता होती है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, भारत की स्थिति देखें तो भारत पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए ISA से 2 अनुबंध प्राप्त करने वाला यह पहला देश है। तो याद कर सकते हैं हम लोग कि ISA से 2 अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये भारत है, ये पहला देश है भारत। ठीक है, नया क्षेत्र देखें तो नया हस्ताक्षरित अनुबंध हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। PM देखिए 3 योजना है जिसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एक तो प्रधानमंत्री स्वनिधि, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, स्वनिधि योजना, इसका विस्तार देखें
तो योजना के पुनर्गठन और विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27, ये डेट आप याद रखिएगा, 27 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। योजना की अवधि जो है वो 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि। बढ़ती हुई ऋण राशि क्या कर दी गई है? पहली किस्त जो है 10,000 से बढ़ा करके 15,000 और दूसरी किस्त जो है 20,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दी गई है। नई सुविधा में देखें तो नई सुविधा में क्या है कि दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये है, हाँ ये देखिए कौन सी योजना थी? पीएम स्वनिधि योजना। तो दोस्तों आगे है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो अवधि की बात कर ली जाए तो यह योजना 12 सितंबर 2025 को 6 वर्ष जो है पूरे कर चुकी है, जिसे 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष हुए हैं किसके? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के। उद्देश्य क्या है कि भूमि धारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। याद रखेंगे, भूमि धारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। लाभ क्या है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात पात्र किसानों को 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। प्रकृति की बात कर ली जाए तो यह एक स्वैच्छिक व अंशदायी वृद्धा पेंशन योजना है। सदस्य द्वारा किए गए मासिक योगदान जो है 55 रुपये से लेकर के 200 रुपये जो है हो सकता है कि बराबर योगदान ही सरकार द्वारा योगदान किया जाएगा। तो ये है किसानों के लिए किसान मानधन योजना, एक प्रकार की पेंशन योजना है किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 11 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं, जिसे 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। वर्तमान स्थिति को देखें तो 13 अगस्त 2025 तक जो है जनधन खातों की संख्या बढ़ करके 56.16 करोड़ हो गई है। इन खातों में कुल जमा राशि जो है वो 2.68 लाख करोड़ रुपए थी। वित्तीय समावेशन के लिए बोले, वित्तीय समावेशन की बात कर ली जाए तो क्या है कि लगभग 67% जो है बैंक खाते ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सामाजिक समावेशन को लेकर के। ठीक है, आगे है पीएम मित्र किसान पार्क। इसका शिलान्यास देखें तो वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए प्रस्तावित 7 पीएम मित्र पार्कों में से, ठीक है, पार्कों में से पहले बहुप्रतीक्षित पीएम मित्र पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रियल, ठीक है, अपरेल पार्क का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को किया। स्थान की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश का, ठीक है, यह मध्य प्रदेश का कौन सा है? धार जिला। ठीक है, धार नगरी काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है। धार जिले के बदनावर जिले के भैसौला गांव में स्थापित किया गया। विजन की बात कर ली जाए तो यह पार्क जो है फार्म से फाइबर, ठीक है, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, यानी कि 5F विजन पर आधारित है। उद्देश्य देखें तो इसमें कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग व परिधान निर्माण से लेकर निर्यात तक की एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास एक ही स्थान पर होगा। इस आशा के साथ इस योजना को शुभारंभ किया गया है। रोजगार की बात कर ली जाए तो इस पार्क से लगभग दिया स्पष्ट रूप से 3 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। कुल पार्क देखें तो देश में कुल 7 पीएम मित्र किसान पार्क जो है स्थापित किए जाने हैं। धार के अलावा अन्य स्थान जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है इसमें। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। आप जानते होंगे कि अब जो है यहाँ से नवीनतम सामान्य ज्ञान है, उसमें आप देखते होंगे कि सबसे पहले दिया जाता है एब्रीविएशन, यानी कि शब्द संक्षेप। तो जो उसमें दिया है वो इसमें तो जो पीडी आप पढ़िएगा तो पीडी में केवल ये दिया है NSSTA, ठीक है, NSSTA।
लेकिन और भी जो संक्षेपण जो है वो आपको जानने चाहिए, वो इस प्रकार से है। इसे देखें, सबसे पहला है LCA, ठीक है। LCA ये खास करके रक्षा जब अनुसंधान पढ़िएगा तब वहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं। तो LCA का पूरा नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। जो संदर्भ आप जब देखें, अगर इस प्रतियोगिता दर्पण की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तेजस MK-1 जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है हल्का लड़ाकू विमान। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PM मित्रा, PM तो हो गया, MITRA, ठीक है। PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल। इसके बाद है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद है CCC कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसके बाद है NSSTA नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी। CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, TEPA TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। PMS पॉली मेटालिक सल्फाइड, पॉलीमेटालिक, अभी हम लोगों ने हाल में पढ़ा था, वो हिंद महासागर में जो अन्वेंशन हो रहा है उसके संदर्भ में दिया गया है PMS पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। आगे है PMJD प्रधानमंत्री जनधन योजना, हाँ PMKMDY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। SOS सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इस प्रकार से है। अब कुछ नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो देखिए, आपको सभी नियुक्तियों को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आप जब रीडिंग दे दीजिएगा ना, तो आपके लिए अगर ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन टारगेट करना आपके लिए फिर भी सहज हो जाता है। तो मेरा आप मानना है कि याद तो आप अगर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे ज़रूर एक बार दो बार याद करें, लेकिन बाकी जो भी फैक्ट्स जो उसमें दिए गए हैं एक बार ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, तो आप एक बार मेरे साथ पढ़ते चल सकते हैं। मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसे भी लिया है, जो अनइम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे भी लिया है। और जब जो इम्पोर्टेंट होगा उसे मैं 2 बार पढ़ूंगा, और जो अनइम्पोर्टेंट होगा उसे भी एक बार आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसे हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया है। उपराष्ट्रपति जी का जो है नियुक्ति हुई है, तो इसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। 15वें उपराष्ट्रपति है, हाँ, और 17वां चुनाव था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, CDS के कार्यकाल में वृद्धि, अनिल चौहान जो है उनके कार्यकाल में वृद्धि हुई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री, ठीक है, फ्रांस में जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रक्षा मंत्री रहे सेबेस्टियन लोकार्नो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेबेस्टियन लोकार्नो, ठीक है। उपराष्ट्रपति के सचिव, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन जान लीजिए कि अमित खड़े, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं अमित खड़े, उनको जो है उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। IMF कार्यकारी निदेशक, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल का नाम जरूर सुने होइएगा आप। तो उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक 3 वर्षों के लिए मनोनीत किया गया है। देखिए, भारत कनाडा उच्चायुक्त उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार जान लीजिए कि बिगड़े राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में, और भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त करने की घोषणा 28 अगस्त को किया है। NSE चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो श्रीनिवास इंजेती बनाए गए हैं। आगे देखते हैं INS, ठीक है, INS अध्यक्ष, तो पूर्वी भारत के हिंदी दैनिक समाचार पत्र सन्मार्ग समूह के अध्यक्ष विवेक गुप्ता को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का 2025-26 के लिए अध्यक्ष जो है 25 सितंबर को नियुक्त किया गया। ABC का मतलब क्या हुआ, हाँ, ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ABC चेयरमैन जो है वो ITC लिमिटेड के चेयरमैन कमलेश बजाज को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो बिहार का अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे, BPSC, बिहार SI, ये सभी, तो ये सब प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा
बाजंत्री, याद रखें, पवन कुमार भीमप्पा बाजंत्री को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे देखें पुरस्कार को, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मलयालम फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं मोहनलाल जी को, हाँ, मोहनलाल जी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मोहनलाल जी को ये दिया गया है। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनलाल विश्वनाथ नायर। ठीक है, इनको जो है भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिया गया। उन्हें पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख की जो राशि जो है दी गई, स्वर्ण कमल पदक दिया गया और शॉल प्रदान किया गया। आपको पता होगा 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, 2021 का किन्हें प्रदान किया गया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस प्रकार से 2-4 आपको जानने चाहिए। और जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1969 में, तो किन्हें प्राप्त हुआ था ये, क्योंकि सिनेमा जगत में, भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो आपको ज़रूर इसे याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल कहा जाने वाला इस पुरस्कार के लिए भारत का एनजीओ, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एजुकेट गर्ल, ठीक है, एजुकेट गर्ल, इसको चुना गया है। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए पुरस्कार दिया गया और ये काफ़ी गौरवान्वित करने, किसी भी संगठन के लिए, भारतीय संगठन के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण बात है कि यह पहला संगठन है जिसे रमन मैग्सेसे मिला है। ठीक है, तो बड़ी बात है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वह जो है 2025 दिया गया, 45 शिक्षकों को प्रदान किया गया। ठीक है, 5 सितंबर आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा वो क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है। आगे है कि टाइम पत्रिका, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी खास व्यक्ति का नाम हो, बिहार से हो, तो ऐसा कुछ हो तो बिहार से संबंधित अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तो किसी का नाम नहीं दिया है, इसलिए 45 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। आगे बढ़ते हैं कि टाइम पत्रिका किड ऑफ द ईयर, ठीक है, तेजस्वी मनोज, ये याद रखिएगा, तेजस्वी मनोज ये अमेरिकी, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, तो उनके शील्ड सीनियर्स ऐप, ठीक है, बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम तेजस्वी मनोज का नाम, ये मात्र 17 वर्षीय हैं। ठीक है, और हम लोग जब हमेशा जब बात करते हैं कि जो आज की जनरेशन इस तरह की हो गई है, तो देखिए कितनी संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मात्र 17 वर्षीय एक लड़का, ठीक है, उन्होंने किस तरह के बुजुर्गों के लिए, ठीक है, बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए ऐप बनाया है। आगे है कि प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, ठीक है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों का वितरण जो है वो 14 सितंबर 2025 को हुआ। सर्वाधिक 13 पुरस्कार जो है कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को मिला। ठीक है, द स्टूडियो को, जिसमें सर्वाधिक एमी जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मैक्स के द पिट, याद रखेंगे, द पिट को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाली जो सीरीज है वो उसका नाम है द स्टूडियो। ये 2 नाम आप याद रखिएगा, एक तो द स्टूडियो, ठीक है, द स्टूडियो, और एक है द पिट। द पिट ने क्या किया है, तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, और द स्टूडियो क्या है, तो क्या है कि सबसे सर्वाधिक 13 पुरस्कार जो है कॉमेडी सीरीज है और इसने जीती है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर प्रविष्टि, ठीक है, तो भारत के तरफ से जो ऑस्कर प्रविष्टि हुई है, ये देखें तो होम बाउंड, ये फिल्म का नाम है होम बाउंड। अभी हाल ही में मैंने फिल्म देखी भी, ईशान खट्टर हैं, ठीक है, उसमें और एक और है जो मर्दानी से, मर्दानी उनका नाम पता नहीं है, लेकिन मर्दानी में काफ़ी अच्छा विलन का रोल किया था उस लड़के का। दोनों ने काफ़ी बेहतरीन रोल किया। और कोविड के दौरान जो जिस तरह की परेशानियां झेली देश ने, तो उसमें से जो खास करके जो लोअर क्लास जिस तरह का सर्वाइवल दिखा गया, तो उस सर्वाइवल को दर्शाता है। ठीक है, और काफ़ी कुछ सवाल जो है वो फिल्म जो है छोड़ के जाती है। जातिवाद, किस प्रकार से भारतीय समाज जातिवाद से ग्रसित है, ठीक है, किस प्रकार से वहाँ पर एक खास वर्ग का प्रभुत्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। आप सिनेमा देखिएगा तो काफ़ी समझ में आएगा, बेहतरीन मूवी है, आप ज़रूर देखिए।
अब तो ऑस्कर प्रविष्टि हुई है, ये नीरज घेवान की फिल्म है, नीरज घेवान, ये भी नाम याद रखने की आवश्यकता है। तो 98वां जो ऑस्कर पुरस्कार 2026 में जो दिया जाएगा, तो भारत की तरफ से जो है जो फिल्म गई है होम बाउंड गई है, ठीक है, नीरज घेवान की मूवी है। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल बैलन डियोर पुरस्कार जो है वो, ये दो नाम याद रखिए, उस्मान डेम्बेले, ठीक है, उस्मान डेम्बेले पहली बार, हाँ तो ये क्या नाम है, उस्मान डेम्बेले। महिला वर्ग में एताना बोनामाती, ठीक है, ये दूसरी बार उन्होंने लगातार जीता है। तो दो नाम जरूर याद रखिए, एक तो क्या है, एक है उस्मान डेम्बेले, ये पहली बार इन्होंने पुरस्कार जीता है। ये कौन सा पुरस्कार है, फुटबॉल का काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, बैलन डीओर, ठीक है, ये है। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी दी गई, ठीक है, तो कोपा ट्रॉफी दी गई, इसका हम परिचय देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है कि 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, यह दिया जाता है। तो शुरुआत 18 से हुआ है इसका, ठीक है, शुरुआत जो है कब से, 18 से हुआ है। इसके बाद देखें तो प्रक्रिया, पत्रिका के पत्रकार द्वारा वोटिंग के आधार पर इसका चयन होता है। विजेता देखें तो पुरुष वर्ग में, ये नाम याद रखिएगा, पुरुष वर्ग में यह विजेता कौन है, लामिन यमाल, ये स्पेन और बार्सिलोना से खेलते हैं, बार्सिलोना क्लब के रूप में देखा है तो बार्सिलोना से खेलते हैं, और देश की बात करें तो स्पेन से खेलते हैं। लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। महिला वर्ग में देखें तो विकी लोपेज को दिया गया, यह भी स्पेन की है। महत्व देखें तो युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाला यह पुरस्कार है, जो भविष्य के जो स्टार्स हैं उसको पहचानने में मदद मिलेगी। तो एक तो वो हुआ ये पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉल के लिए कोपा ट्रॉफी, ठीक है। इसके बाद देखें तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासिन ट्रॉफी, गोलकीपर के लिए कौन सी ट्रॉफी है, यासिन। ये काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, क्योंकि भारत फुटबॉल में आप स्थिति जान ही रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों के लिए लगता है कि ये कौन सा पुरस्कार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, काफ़ी प्रतिष्ठित भी है, यासिन ट्रॉफी, ठीक है। तो शुरुआत फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा किया गया था 2019 में, और विजेता को देखेंगे तो जियान लुइगी डोनारुम्मा, याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में जियान लुइगी डोनारुम्मा इटली के हैं, ठीक है। और महिला वर्ग में देखें तो हन्ना हैम्पटन को दिया गया है, ये गोलकीपर के लिए है। आगे देखें स्ट्राइकर के लिए, ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो है वो भी फ्रांस ने ही किया था और 2021 में हुआ था। और ये क्या है कि गर्ड मुलर के नाम से भी जाना जाता है, गर्ड मुलर ट्रॉफी जो है कहा जाता है, यहाँ पर दिया भी है, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर मतलब गर्ड मुलर ट्रॉफी दी जाती है। इसमें पुरुष वर्ग में देखें तो विक्टर ग्योकेरेस, और महिला वर्ग में ईवा पाजोर, इनको दिया गया है, ठीक है। क्लब ऑफ द ईयर, ठीक है, क्लब ऑफ द ईयर देखें तो पुरुष वर्ग में पेरिस सेंट जर्मेन, और महिला वर्ग में आर्सेनल को दिया गया है, ठीक है। अन्य संबंधित जानकारी देखें तो इसमें क्या है, बैलन डीओर समारोह, ये सभी पुरस्कार बैलन डीओर समारोह का हिस्सा है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा गर्ड मुलर ट्रॉफी, उसके बाद जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का ट्रॉफी जो भी है, और सर्वश्रेष्ठ जो है क्लब का ट्रॉफी, तो ये सब दिया गया है। ये सभी क्या है, बैलन डीओर समारोह का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये जो अक्टूबर-नवंबर में पेरिस में आयोजित होता है। आगे देखते हैं 2024-25 सत्र का संदर्भ देखें तो ये पुरस्कार 24-25 सत्र के प्रदर्शन पर आधारित है, जो यूएफए चैंपियन लीग्स और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को कवर करते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स को देख ले तो पुरस्कारों में लिंग आधारित श्रेणियां हैं, जो ठीक है, जो समावेशिता को बढ़ावा देती है। स्पेन के खिलाड़ी यमाल लोपेज का प्रभुत्व जो है उल्लेखनीय है। एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट आप देख ले कि मिस इंटरनेशनल इंडिया नागपुर की जो है, नागपुर की 25 वर्षीय मॉडल है, इनका नाम है रूस सिंधु, ठीक है, रूस सिंधु ने जयपुर में गत सितंबर माह में 2025 की मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज जो है उन्होंने जीता है, ठीक है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का ताज जीतने वाली रूस सिंधु अब इस वर्ष की मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की अधिकृत प्रतिभागी होंगी। यह प्रतियोगिता 27 नवंबर 2025 को जापान के टोक्यो में जो है आयोजित होगी, ठीक है। तो नाम याद रखेंगे,
रूस सिंधु, ठीक है, रूस सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सम्मेलन को देख लेते हैं। देखिए सम्मेलन में देखिए तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन, हाँ संयुक्त कमांडर सम्मेलन 16वां द्विवार्षिक सम्मेलन जो है कोलकाता के विजय दुर्ग में 15 से 17 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ। और इस वर्ष सम्मेलन का जो थीम था उसे अब देखें क्या है कि सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। काफ़ी याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन, ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन की थीम थी, ये इस कार्यक्रम की थीम थी। आगे है ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। तो ये क्या था कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 से 13 सितंबर को आयोजित हुआ और इसका विषय था पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति, यानी कि रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लीगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स हेरिटेज। आपने जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसे जरूर पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका चौथा संस्करण जो है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो है भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था। इसका विषय, इसका थीम देखें, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, यानी कि प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। सऊदी अरब और न्यूजीलैंड जो है भागीदारी देश थे, जबकि जापान, यूएई, रूस और वियतनाम फोकस कंट्री थे। देखें वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, याद रखें कहाँ हुआ था, नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन इंडिया, इसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हुआ है 2 से 4 सितंबर के बीच हुआ। और थीम क्या थी, अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। कोप 30 देखें तो ये देखते काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मेलन होता है, वैश्विक सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 30वां सत्र 10 से लेकर 21 नवंबर को ब्राज़ील के तटीय जो क्षेत्र है, शहर है बेलेम, वहाँ पर होगा। आगे देखें, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन इटली में रोम में 11 से 12 सितंबर को संपन्न हुआ, ठीक है। अगला जो सम्मेलन होगा वो भारत में कहाँ, चेन्नई में होगा। याद रखेंगे CGGS, तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, याद रखेंगे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन। हाँ, तो ये इसका स्वर्ण जयंती समारोह के साथ जो है आयोजित होगा, ठीक है। तो ये है, आगे बढ़े, सबसे निधन में दिया है, निधन में डिकी बर्ड, ठीक है, डिकी बर्ड बीते वर्षों के जाने माने प्रतिष्ठित इंग्लैंड के क्रिकेट अंपायर है डिकी बर्ड। 92 साल की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने 66 टेस्ट मैचों और 3 विश्व कप फाइनल सहित 69 एक दिवसीय मैचों में अंपायरिंग की है। डिकी बर्ड, आप नाम याद रखिए कि अंपायर थे। इसके बाद जुबिन गर्ग, ठीक है, ये नाम तो आपको काफ़ी सोशल मीडिया में हो या ऐसे भी हो काफ़ी सुनने को मिला होगा। जुबिन गर्ग, बहुत लोग तो इनके निधन के बाद इनका नाम जो है जाने हैं। असम के बहुत बड़े लोक गायक थे, लोक गायक कहें या असम की पहचान कहें, जो भी कहें। भूपेन हजारिका के बाद मेरा मानना है कि भूपेन हजारिका के बाद अगर संगीत के क्षेत्र में अगर एक नाम आता है तो आता है ये जुबिन दा का नाम, जुबिन गर्ग का नाम आता है, समझे। तो इन्होंने केवल आसाम को ही नहीं बल्कि भारत को भी गौरवान्वित किया है। इनके गाने, काफ़ी हिंदी गाने भी गाए, लेकिन उनको जो है अपनी मिट्टी, ठीक है, अपने जो लोग हैं उनको रास आया और वहीं चलेगा। आसाम में ही पूरा जीवन इनका था और काफ़ी दुखद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई और काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी भी सामने आई है। तो खैर ये आप याद रखेंगे, असम के प्रसिद्ध लोग ये गायक थे, संगीतकार थे। 52 वर्षीय जुबिन गर्ग, इनका निधन हो गया सिंगापुर में। आगे देखते हैं, ये वर्ष दिवस सप्ताह अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो आप प्रतियोगिता दर्पण की जो पुस्तक है उसमें आप रट्टा मार सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो तो ऐसे याद होगा, तो आप एक बार देख ले केवल, ठीक है। रट्टा मारने से वैसे भी कोई आपको बेनिफिट होने नहीं है। तो 1 सितंबर LIC का स्थापना दिवस है, ठीक है, और 69 वर्ष जो है पूरा हुआ। देख लीजिए 1 सितंबर 2025 को LIC का 69 वर्ष जो है पूरा हुआ। आगे देखते हैं, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 2 सितंबर को नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, और क्यों मनाता है वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 8 सितंबर
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 10 सितंबर आत्महत्या की रोकथाम के लिए वैश्विक दिवस जो है मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ठीक है, और अभियंता दिवस भी। ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। 22 तारीख को विश्व कार मुक्त दिवस, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 25 तारीख को अंत्योदय दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस, और 28 सितंबर को पुत्री दिवस मनाया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार है, ऐसा ये डेट फिक्स नहीं है, ये सितंबर का चौथा रविवार जो होगा ना उस दिन जो है पुत्री दिवस मनाया जाता है। इसमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो ऊपर ही आप देख सकते हैं, जैसे ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को, आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हाँ ये तो पता ही रहता है आपको, शिक्षक दिवस, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। तो पुस्तकें इसमें जो दिया गया पुस्तकों में देखें तो एक पुस्तक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी चर्चा में है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है। ये पुस्तक जो है वो किरण देसाई की पुस्तक है और इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए, ठीक है, और 10 नवंबर 2025 को प्रदान किया जाएगा। देखिए इस ये जो बुकर पुरस्कार है इसमें शॉर्टलिस्ट की गई जो पुस्तकें हैं, किरण देसाई की जो पुस्तक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसके अलावा कुछ पुस्तकें और भी है जो आप देख सकते हैं, फ्लैश लाइट, हाँ, सुशांत चोई की, ऑडिशन, हाँ, केटी कितामुरा की, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स ये बेन मार्काविस्ट की, द लैंड इन विंटर ये एंड्रयू मिलर की है, और फ्लैश ये डेविड सजाले की पुस्तक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये किरण देसाई की पुस्तक है, ठीक है, और ये शॉर्ट लिस्ट की गई है बुकर पुरस्कार के लिए। आगे बढ़ते हैं अन्य पुरस्कार, ठीक है, अन्य पुस्तकों में देखें तो ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी ये आचार्य प्रशांत की पुस्तक है, जरूर याद रखेंगे, ट्रूथ विदाउट अपोलॉजी ये आचार्य प्रशांत की पुस्तक है। 12 ईयर्स माई मेस्ड अप लव स्टोरी ये चेतन भगत की है, लव स्टोरी से वैसे भी आप समझ सकते हैं। विकसित भारत इंडिया 2047, ठीक है, आदित्य पिट्टी की पुस्तक है। हैप्पीनेस हैपेंस ये चाविन सिंह की है, और द अयोध्या अलायंस अश्विनी सांघी की पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ सैन्याभ्यास को भी देखें, ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो सैन्याभ्यास है, ठीक है, ये जो सैन्याभ्यास है वो किन देशों के बीच है, यही तो पूछी जाती है। तो आप समझ सकते मैत्री 14, ठीक है, मैत्री जो है भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्याभ्यास है, और 14 लगा हुआ है मतलब ये 14वां संस्करण है। इस प्रकार से कहाँ हो रहा है तो ये मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ, ठीक है, मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ ये है। इसके बाद युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास, केवल ये युद्ध अभ्यास ये किन देशों के बीच है तो भारत और अमेरिका का सालाना संयुक्त अभ्यास है, और इस बार कहाँ हुआ है, अलास्का में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, एक तो किन देशों के बीच हुआ है और कहाँ पर संपन्न हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद देखें तो पैसिफिक रिच, ठीक है, पैसिफिक रिच सिंगापुर की मेजबानी में दक्षिणी चीन सागर में चाम्बी नेवल बेस पर 15 से 22 सितंबर 2025 को संपन्न हुआ, और 40 से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसमें भारत का स्वदेश निर्मित यहाँ पर देख रहे हैं डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार जो है वो शामिल हुआ। आगे बढ़ते हैं अमोघ फ्यूरी, ठीक है, अमोघ फ्यूरी ये भारतीय सेना ने अपनी युद्ध तैयारियों को परखने के लिए यह बृहद सैन्याभ्यास जो है राजस्थान के थार मरुस्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया है, ठीक है। पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच हुआ, इसे देखें, ये इंपॉर्टेंट है समझ, हाँ, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत ग्रीस के बीच हुआ, और भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में ग्रीस के ये देखिए ये जगह सलामिस, ठीक है, सलामिस नौसेना बेस में हुआ, ठीक है, भारत ग्रीस के बीच, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व
स्टील्थ फ्रिगेट जो त्रिकंद आप पढ़े होइएगा पिछले अंक में पृथ्वी दर्पण के, तो INS त्रिकंद का नाम आता है, तो स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है, ये है। इसके बाद चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, CGGS रोम में संपन्न हुआ। पांचवा सम्मेलन जो है वो कहाँ होगा, वो चेन्नई में होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बेड़े के निरीक्षण के साथ ही होगा, ठीक है। तो देखें सम्मेलन का विवरण देखें, तो स्थान और तिथि, चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है इटली के रोम में हुआ और सह अध्यक्षता किसने की, तो इटली ने और जापान ने सह अध्यक्षता की। भागीदारी देश की बात करें तो भारत सहित जो है 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। उद्देश्य देखें तो वैश्विक तटरक्षक संगठनों के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। उसके बाद पांचवा सम्मेलन की घोषणा जो है की गई और मेजबानी कौन करेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, भारत की मेजबानी में चेन्नई में संपन्न होगा, ठीक है। और स्वर्ण जयंती समारोह से जुड़ा होगा, भारतीय तटरक्षक बल के स्वर्ण जयंती समारोह से जुड़ा होगा। अवधि जो है 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये है। इसमें अगर देखें तो महत्व देखें तो भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करने और सागर नीति को बढ़ावा देने के लिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण, जैसे कि दिया हुआ IIM अहमदाबाद, कल भी आपने पढ़ा होगा कि दुबई में अपना जो है पहला कैंपस खोला है और यह पहला क्या बोलते हैं, पहला मैनेजमेंट माने प्रबंधन संस्थान है जो भारत से बाहर जो है पहला कैंपस खोला है विदेशों में, तो ये दुबई में खोला गया है, संयुक्त अरब अमीरात में। इस कैंपस का उद्घाटन जो है वो हम लोगों ने ये सब जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ा है, ठीक है। अब देख लेते हैं जन्म शताब्दी। देखिए भारत रत्न से सम्मानित संगीत जगत के दिग्गज भूपेन हजारिका, ठीक है, असम के, जैसा कि हम लोगों ने बात किया भी, असम के गुवाहाटी में 13 सितंबर 2025 को मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस समारोह में भाग लिया और 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी उन्होंने जारी किया। भूपेन हजारिका का जन्म जो है 8 सितंबर 1926 को तिनसुकिया जिले के सादिया में हुआ है। और आपको पता भी होगा कि ढोला सादिया के बीच जो पुल है भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है। ये सादिया जो है वो कहाँ है, वो असम में है, तिनसुकिया जिले में, और ढोला जो पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इसका चौथा संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में संपन्न हुआ। और इसका विषय देखें तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया जो है यह कहाँ हुआ है, प्रगति मैदान में हुआ है, और समृद्धि के लिए प्रसंस्करण इसका थीम था। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है किसने किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को किया। और इस आयोजन में सऊदी अरब और न्यूजीलैंड को जो है भागीदार देश दर्ज किया गया। जापान, UAE, रूस और वियतनाम को फोकस वाले देशों का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये हम लोगों का जो पृथ्वी दर्पण जो नवंबर का अंक है उसे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया हम लोगों ने। देखिए अब आप चीज़ें या तो शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं या तो पूरे विस्तार पूर्वक किताब से पढ़िए, ठीक है। हमने एक बीच का रास्ता निकाला है, इससे नहीं तो हम लोग शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ तथ्यों के साथ इसे समेट लिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके बहुत सारे भाग जो है उससे हम लोग वंचित रह जाते हैं, उन तथ्यों से वंचित रह जाते हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो आप सोचते हैं कि हमने तो पृथ्वी दर्पण का अध्ययन किया है, और क्या होता है कि उससे कई प्रश्न छूट जाते हैं। यह पत्रिका ऐसी पत्रिका है कि अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, एक तो इतनी सरल भाषा है कि आपको उससे याद हो जाएगी चीज़ें, और दूसरी बातें हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए है, उतनी सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें दे दी गई है। तो मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर करंट अफेयर्स के लिए सोच रहे हो, तो ये पत्रिका जो है आपके लिए रामबाण है, ठीक है। और अगर अंत समय में, अगर परीक्षा का जब अंतिम समय आता है, तो इसमें अगर वार्षिकांक अगर ले करके आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होती है। तो अगर चाहे तो आप हमसे PDF जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कंटेंट जो आपने देखा, अगर आपको लगे
कि अच्छा कंटेंट है, मैं इसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो इसे कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेरा अभी पहला दूसरा वीडियो है इस तरह का। तो अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं इससे और बेहतर कर सकूँ। इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।